हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में बात करूंगी शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन या फिर क्षेत्र पर्यटन की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रीवियस क्वेश्चन, कॉमन टॉपिक्स ऑफ मेथड पेपर, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं या फिर किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए अब टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आरंभ करते हैं शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन या क्षेत्र पर्यटन। शिक्षा का चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च स्तर हो, सभी स्तरों पर आजकल शैक्षिक भ्रमण को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। उच्च स्तर पर भी छात्रों को एक बार जरूर ही शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है और विद्यालयों में भी छात्रों को कभी कभी जिस टॉपिक को पढ़ाना है उससे संबंधित जगहों पर ले जाकर उन्हें दिखाया जाता है कि वो क्या है, कैसे वहाँ कार्य होता है और उसके विषय में उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। एजुकेशनल टूर भी एक तरह से टीचिंग एड्स ही है छात्रों को ज्ञान देने का। सबसे पहले जानते हैं कि शैक्षिक भ्रमण क्या है। तो जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा, तब से पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ करके सीखने पर भी अत्यधिक बल दिया जाने लगा, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आंखों द्वारा देखी गई घटनाओं, वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं उसकी छाप हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही स्थायी रूप से बन जाती है। रूसो तथा पेस्टोलॉजी प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा में भ्रमण विधि को पुस्तकीय ज्ञान से अत्यधिक महत्व दिया था। विद्यालय के कक्ष में मौखिक ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा जब छात्र संबंधित स्थलों अर्थात जो भी आप विषय या प्रकरण के विषय में ज्ञान देना चाहते हैं उससे संबंधित स्थलों, वस्तु या क्रियाकलापों इत्यादि को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं तो उन्हें उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान स्थायी होता है। तो ये जो पर्यटन है या आप टूर पे जाते हैं, एक्चुअल में यह शैक्षिक भ्रमण है, एजुकेशनल टूर है। इसके माध्यम से छात्रों को अवलोकन एवं निरीक्षण के माध्यम से ज्ञान देने का या फिर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। आइए संक्षिप्त में देखते हैं कि पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से एजुकेशनल टूर का आयोजन किया जाता है। नंबर 1 है नवीन सूचनाएं प्रदान करना। जब आप किसी नए जगह पर जाते हैं तो बहुत सी नई चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2 है अभिवृत्तियों को परिवर्तित करना। जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो आपके सोचने समझने में भी बहुत अधिक चेंजेस आते हैं, आपके विचारों में परिवर्तन आता है। थर्ड है रुचि जागृत करना, अर्थात ज्ञान अर्जित करने के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाना। फोर्थ है आदर्श का निर्माण करना। शैक्षिक भ्रमण पर जाते समय बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ आप जाते हैं तो उनके साथ एक साथ मिल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना और सबका ध्यान रखना, मिलजुल कर सब कार्य करना इत्यादि गुणों का विकास भी होता है। नंबर 5 है नए नए अनुभव का निर्माण। जब पर्यटन पर जाते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे नए अनुभव, ऐसे नए अनुभव होते हैं जो कि पहले आपने नहीं प्राप्त किया था। नेक्स्ट है नंबर 6 मानसिक व्यवस्था को परिवर्तित करना। जैसे जो इंसान का सोच होता है वो भी नए नए चीज़ों को देखकर उसमें उस व्यक्ति के सोच पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके सोच में बदलाव आता है। 7th है समाज या समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान देना। तो आप जिस भी समाज या स्थान में जाते हैं वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावे ओढ़ावे इत्यादि के विषय में आपको व्यवहारिक ज्ञान अर्थात वो आपको देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर 8 है स्थायी ज्ञान देना। आप जो भी देखते हैं वो आपके मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है।
नेक्स्ट है शैक्षिक वातावरण में परिवर्तन। तो बहुत दिन क्लास में ही पढ़ते पढ़ते जो उबाऊ हो जाता है शिक्षा, तो थोड़ी देर या फिर कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा सा माहौल में चेंज आ जाता है। और अंत में अवलोकन एवं निरीक्षण द्वारा शिक्षा। तो जहाँ भी ले जाया जाता है शैक्षिक भ्रमण पे, शायद उस स्थान के विषय में यदि कक्ष में क्लासरूम में बताया जाता है तो आपको उतना याद नहीं रहता, आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन यदि उस जगह पे जाके, उस स्थान पे जाके आप प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं तो फिर आप स्वयं ही देखते हैं और वहाँ की चीज़ों को समझते हैं। तो इससे आप जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो आपके अवलोकन शक्ति और निरीक्षण शक्ति को भी बढ़ावा देती है और इसके द्वारा बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सकर्शन का किस तरह से संचालन होता है। घूमने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण की सफलता पर्यटन के कुशल संचालन पर ही निर्भर करती है। पर्यटन का संचालन करने से पहले शिक्षक को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी योजना बना लेनी चाहिए तथा इस योजना के अंतर्गत 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर को जब भी वो शैक्षिक भ्रमण पर ले जाता है तो उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी योजना बनानी पड़ती है और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना रहता है। और आप बीएड स्टूडेंट को एक तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में भी आता है और दूसरी बात, जब आप एजुकेशनल टूर से वापस आते हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो बहुत सारी बातों की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। जैसे नंबर 1 है पर्यटन आरंभ होने के पूर्व के कार्य, नंबर 2 है पर्यटन के समय के कार्य और 3 है पर्यटन के पश्चात के कार्य। आइए अब देखते हैं कि पर्यटन आरंभ होने से पूर्व क्या क्या कार्य करना पड़ता है। नंबर 1 है पर्यटन का उद्देश्य निश्चित करना। पर्यटन का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसे सर्वप्रथम निश्चित कर लिया जाना चाहिए तथा छात्रों को भी पर्यटन के उद्देश्यों से अवगत कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग तो किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ का होल सब कुछ जो रहन सहन व्यवस्था संस्कृति सब कुछ का निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चों को कहीं ले जाया जाता है क्षेत्र पर्यटन पर तो किसी विषय विशेष से संबंधित जगह पर ले जाया जाता है, उससे संबंधित ज्ञान देने के लिए ले जाया जाता है। तो जब भी पर्यटन का या क्षेत्र पर्यटन का आयोजन किया जाए तो उसका एक उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं, कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। नंबर 2 है पर्यटन स्थल का चुनाव एवं स्थल का पूर्व ज्ञान। तो पर्यटन के उद्देश्यों का जब निर्धारण कर लिया जाए उसके बाद उद्देश्य के अनुरूप ही पर्यटन स्थल का चुनाव करना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि विधानसभा क्या होता है, वहाँ की कार्यशैली कैसी होती है, तो उसके लिए आप फैक्ट्री पर तो नहीं ले जा सकते या फिर किसी पिकनिक स्पॉट पर तो नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी उद्देश्य आपने निर्धारित किया है उसके आधार पर ही पर्यटन स्थल का चुनाव करना चाहिए। जैसे हमारे बीएड में जो पर्यटन है वो एक्चुअल में शैक्षिक भ्रमण है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग घूमने जाते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, लेकिन ये शैक्षिक भ्रमण है तो शैक्षिक स्थलों पर ही जाना चाहिए। पर्यटन स्थल का चुनाव करते समय वहाँ के स्थानीय वातावरण, वहाँ के जनजीवन, आवागमन के साधन, अन्य सुविधाएं इत्यादि के विषय में पूर्ण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मतलब जो भी स्थान का चुनाव किया जाए वो देखना चाहिए कि वो सेफ हो, वहाँ आने जाने के लिए परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो, वहाँ का जो रोड है वो अच्छा हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, क्योंकि कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की सामान्य लोग नहीं जा पाते हैं या फिर बच्चों के लिए वो सुरक्षित नहीं होता है। तो इन सब का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। थर्ड है प्रशासकीय अधिकारियों से सहयोग। पर्यटन स्थल निर्धारित कर लेने के पश्चात पर्यटन क्षेत्र से संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे पर्यटन के दौरान कभी भी किसी तरह की असुविधा हो तो उनसे सहायता ली जा सके या छात्रों को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो वे उसकी उचित व्यवस्था कर सके। जैसे मान लीजिए यदि पिकनिक पर भी जाते हैं तो संबंधित थाना को एक एप्लीकेशन देकर खबर कर देना चाहिए और यदि आवश्यक है तो 1-2 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से
उसकी भी मांग की जा सकती है। और अगर बाहर जा रहे हैं तो जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ के अधिकारियों को इसकी सूचना अवश्य ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, छात्रों की रुचि का ध्यान। पर्यटन स्थल का चुनाव करते समय छात्रों की अवस्था एवं छात्रों की अभिरुचि का भी ध्यान रखना चाहिए एवं छात्रों से भी आवश्यक सलाह करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए अगर क्षेत्र पर्यटन का आयोजन हो रहा है तो उनकी आयु को, उनकी रुचि को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। फिर बड़े बच्चों के लिए उच्च स्तर पर यदि उनके लिए पर्यटन का आयोजन हो रहा है तब भी एक बार उनसे सलाह अवश्य लेना चाहिए। उनकी अवस्था को भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। बीएड में क्या होता है, जैसे कि जब टूर ले जाना हो तो 2-3 स्थलों का चुनाव किया जाता है और तब फिर छात्रों से भी और सभी टीचर्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि कहाँ अच्छा रहेगा और जहाँ भी सर्वसहमति बनती है उसी जगह को चुना जाता है क्षेत्र पर्यटन के लिए या फिर शैक्षिक भ्रमण के लिए। अब जो नेक्स्ट है वह है नंबर 5, योजना निर्माण एवं बजट बनाना। मान लीजिए अगर जगह फाइनल हो गया कि कहाँ जाना है, उसके बाद पर्यटन की योजना का निर्माण करना चाहिए। साथ ही पर्यटन पर होने वाले खर्चों का ब्यौरा तैयार करके बजट तैयार कर लेना चाहिए। छोटे स्तर पर यदि शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है तो इसे शिक्षक ही आयोजित कर लेते हैं, लेकिन अगर बाहर जाना हो, जैसे कि बीएड में जाते आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, तो इसके लिए आजकल टूर ऑपरेटर होते हैं, फिर उनसे कंसल्ट किया जाता है और तब फिर ये कि कितने स्टूडेंट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने लोग वेज खाते हैं, कितने लोग नॉन वेज खाते हैं, वे कहाँ रुकेंगे, कब कब रुकेंगे इत्यादि सब कुछ निर्धारित करके एक योजना बनाई जाती है और फिर इन सब पर होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक बजट तैयार किया जाता है और सबको इसकी जानकारी दे दी जाती है कि किसको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। इसके बाद जो कार्य है वह है नंबर 6, अभिभावकों की स्वीकृति। अब बच्चों को यदि बाहर ले जाना हो तो बिना उनके पेरेंट्स के परमिशन के तो ले नहीं जा सकते हैं। परमिशन आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, तो इसके लिए लिखित परमिशन पेरेंट्स से भी अवश्य ही ले लेनी चाहिए। इसके पश्चात है आवागमन के साधनों की व्यवस्था। तो यदि स्थानीय स्तर पर ही जाना है तब फिर शिक्षक ही बस की या फिर आवश्यकता और सुविधा अनुसार आवागमन के साधन की व्यवस्था कर लेते हैं। किंतु यदि बाहर जाना है आउट ऑफ स्टेशन तो फिर ट्रेन से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे, इन सब की व्यवस्था की जाती है। कहाँ बस पकड़ना है, कहाँ ट्रेन से उतरना है, अगर ट्रेन से उतरे तो होटल तक कैसे जाना है, वहाँ से जिस स्थल पर आप घूमने जाएंगे वहाँ कैसे जाएंगे, इन सब की भी सारी योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। अब है नेक्स्ट नंबर 8, प्रारंभिक तैयारी। पर्यटन की एक योजना बना लेने के बाद वहाँ जाने से पहले कुछ तैयारियाँ भी करनी पड़ती है। जैसे कितने दिन के लिए जाना है तो उसके अनुसार कपड़े लेना है, वहाँ का वातावरण कैसा है तो उसके अनुसार भी कपड़े रखने हैं, कुछ पैसे भी अपने पास रखने होते हैं क्योंकि अधिकतर जब बाहर जाते हैं घूमने तो कुछ ना कुछ शॉपिंग तो सभी लोग करके लाते हैं। साथ ही एक नोटबुक भी रखना होता है जिसमें आप वहाँ की बातों को नोट करके रखें। तो इस तरह से किन किन चीज़ों को ले जाना है ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 9, आवश्यक सामग्री की चर्चा। कभी कभी छात्र यह नहीं समझ पाते कि वो क्या क्या रखें, तो छात्रों को जो सामग्री है उसकी एक लिस्ट तैयार करके दे देनी चाहिए। मान लीजिए जैसे पानी, नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था तो आजकल टूर ऑपरेटर ही कर देते हैं, लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर ले जा रहे हैं तब तो सभी बच्चों को स्वयं ही अपना लंच लेकर जाना पड़ता है। कुछ स्कूल भी या फिर कॉलेज भी अरेंज कर लेते हैं। तो पानी, नाश्ता आवश्यकता अनुसार उसकी व्यवस्था कर लें। अब घूमने जा रहे हैं तो फ़ोटो तो खिंचवाना ही है, तो आवश्यक हो तो कैमरा ले लें और नहीं तो आजकल तो सबके मोबाइल में कैमरा रहता ही है। प्राथमिक चिकित्सा की वस्तुएं भी अवश्य ही ले लेनी चाहिए, आवश्यक दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। बल्कि सभी लोगों को अपने पास ज़रूर ही दवाइयाँ लेनी चाहिए क्योंकि सभी को सभी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं और आप जिस जगह पर जाएंगे वहाँ पर आसानी से आपको जो दवा सूट करता है वो उपलब्ध है या नहीं ये भी देखा जा सकता है। इसके लिए मुश्किल हो सकती है, तो अपने लिए दवाइयाँ अवश्य ले लें क्योंकि जर्नी में होता है हरासमेंट की वजह से या फिर खाना ना पचने की वजह से कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो इसलिए आप अपने साथ दवाइयाँ अवश्य ही रख लें।
इस तरह के निर्देश छात्रों को स्पष्ट रूप से प्रदान कर देने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 10, महत्वपूर्ण बातों को नोट करने का निर्देश। पर्यटन पर जाने से पूर्व ही छात्रों को यह स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए कि पर्यटन के दौरान हुए महत्वपूर्ण बातों को अपने नोटबुक पर वो नोट करते चलें, क्योंकि पर्यटन से वापस आकर उन्हें अपने पर्यटन के अनुभवों का रिपोर्ट तैयार करना होता है। कहीं कहीं सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही रिपोर्ट तैयार किया जाता है और कहीं कहीं प्रत्येक स्टूडेंट को एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। नंबर 11 है मार्ग का निर्धारण। पर्यटन के लिए किस मार्ग द्वारा सुविधा से और जल्दी पहुंचा जा सकता है यह भी निश्चित कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह मार्ग छात्रों को कौन कौन से शिक्षा तथा अनुभव प्रदान करेगी। पर्यटन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी यदि संभव हो तो दूसरे मार्ग से वापसी निश्चित करनी चाहिए, जिससे छात्र अन्य जगह और उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को भी देख सकेंगे, जान सकेंगे। टूर पर जाने की तैयारी तो कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि पर्यटन के समय जब आप टूर के लिए निकल रहे हैं तब आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। नंबर 1 है सर्वप्रथम पर्यटन क्षेत्र के अधिकारियों से मिलकर पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2 है पर्यटन स्थल पर पहुंचकर छात्रों को विभिन्न टोलियों में विभक्त कर दिया जाए और प्रत्येक टोली का एक नेता का चुनाव कर दिया जाए। ये बड़े छात्रों के लिए, बीएड के छात्र या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए। छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल के, तो उसमें हर एक टोली के लिए एक शिक्षक होते हैं जो उस टोली के बच्चों का ध्यान रखते हैं। थर्ड है समय समय पर छात्रों की गिनती करते रहें कि कोई छात्र मिसिंग तो नहीं है। नंबर 4 है पर्यटन क्षेत्र से संबंधित किसी वस्तु को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अक्सर देखेंगे कि कुछ नया या अच्छा चीज़ दिखता है तो लोग उसे छू कर देखना चाहते हैं, या फिर खासकर यदि फ्लावर वगैरह दिखे तो कुछ लोग तो चाहते हैं उसे तोड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है जिस भी स्थान को देखने जाएं वहाँ के ऐतिहासिक, शैक्षणिक, वहाँ के लोगों की संस्कृति का अवलोकन करने के साथ साथ वहाँ के निवासियों से भी संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि उनसे भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती है। वहाँ के लोगों से भी मिलजुल कर अवश्य ही बात करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, जिस समय छात्र या बालक किसी भी स्थान के जहाँ वो गए हैं वहाँ के ऐतिहासिक स्थल या प्रमुख स्थलों का अवलोकन कर रहे हों तो छात्रों को वहाँ की प्रमुख बातों को नोट करने का निर्देश दिया जाए। जैसे कि आजकल कहीं भी जाइए तो वहाँ पर गाइड मिलते ही हैं जो उस स्थल के महत्व के विषय में और बहुत सारी बातों को बताते हैं, तो उसे नोट भी करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 7, यदि पर्यटन स्थल पर रात्रि में रुकना पड़े तो रात में दिन भर देखी हुई वस्तुओं के विषय में चर्चा अवश्य करवा देनी चाहिए। अर्थात एक बार छात्र, शिक्षक सभी बैठकर उस जो भी वो दिन में देखते हैं उसके विषय में अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए। और नंबर 8 है पर्यटन समाप्त होने पर यदि दूसरे मार्ग से वापस आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उन्हें और कई बातों का ज्ञान हो जाएगा। अभी आपका पर्यटन का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, आप वापस तो आ गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्य करने होते हैं। क्षेत्र पर्यटन की समाप्ति के बाद के कार्य। नंबर 1 है पर्यटन समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छात्र को अपने अपने अनुभव लिखने को कहा जाए। बीएड में भी सभी छात्रों को अपने टूर से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने होते हैं। उसके लिए उन्होंने जो भी पिक्चर फोटोज़ लिए हैं उसके फ़ोटो निकलवाते हैं और फिर डेट वाइज सारे रिपोर्ट तैयार करते हैं। नंबर 2 है छात्रों के लिखित अनुभवों को कक्षा में संपूर्ण छात्रों के समक्ष पढ़कर सुनाया जाए। वो जो कुछ भी लिखते हैं उन्हें क्लास में पढ़कर अवश्य सुनाया जाना चाहिए, जिससे अन्य छात्रों के लिए भी वो मार्गदर्शन दे सके। थर्ड है उसके पश्चात विचार विमर्श द्वारा छात्रों की शंकाओं का समाधान किया जाए। यदि छात्रों के रिपोर्ट को सुनने के पश्चात लगता है कि कहीं उन्हें कोई कन्फ्यूजन है तो उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। नंबर 4 है पर्यटन की सफलता, असफलता एवं कठिनाइयों के संबंध में विचार विमर्श किया जाए तथा निष्कर्ष निकाले जाए और इन निष्कर्ष को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। अर्थात जैसे कि अब छात्रों को घुमा कर ले आते तो ऐसा नहीं कि ले के आ गए काम खत्म।
छात्रों के साथ बैठकर एक बार अवश्य ही टूर के बारे में बातचीत करना चाहिए। उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उन्हें कहाँ कठिनाई महसूस हुई इत्यादि के विषय में बात करने से पता चलता है कि नेक्स्ट बार जब इस तरह के टूर का आयोजन किया जाए तो उसमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी या और किन किन बातों में सुधार किया जा सकता है। नंबर 5 है, सभी व्यक्तियों को धन्यवाद के पत्र अवश्य ही प्रेषित किए जाएं। जैसे कि शुरुआत में क्षेत्र से संबंधित जिन भी अधिकारियों से सहयोग मांगा गया था और जाने के बाद जिनका सहयोग लिया गया था, तो एक बार उन्हें जरूर ही पत्र भेजकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उनके सहयोग से ही ये कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। तो ये था पर्यटन टूर या शैक्षिक भ्रमण कहें या एजुकेशनल टूर कहें। आजकल छात्र बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं टूर पर जाने के लिए, लेकिन उसके रिपोर्ट भी तैयार करने होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।